प्यारे दोस्तों, हरकारा टाइम्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि ये पंजाब में अब इलेक्शंस होने वाले हैं और पूरा पंजाब चुनावी माहौल में इस वक्त पूरा रंगा हुआ है। तो इस राजनीति के बारे में आज हम डॉक्टर साहब से उनके राय पूछना चाहेंगे, जो उनके अपना मन में विचार हैं इस राजनीति के बारे में पंजाब की। तो हम उससे डॉक्टर साहब से पूछना चाहेंगे। प्यारे दर्शकों, आप सबके भीतर स्व प्रकाश ज्योत को डॉक्टर सन का प्रणाम। विषय आज स्वप्न जी ने राजनीति के बारे में लिया है। वैसे तो हम देखते हैं कि इतना हला गुला रौला गोला चल रहा है राजनीति का। दर्शकों, इसके बारे में जानना चाहेंगे कि बेसिकली ये राजनीति है क्या। ये एक ऐसा हिप्नोटाइजिंग फिनोमेना है राजनीति। पहले इसको समझे तो सही कि why this phenomena of political superstructure is there. एक मैं आपको मिसाल देता हूं। लोग अमीर हो जाते हैं, पैसा कमाते हैं, 2 नंबर की कमाई आ जाती है। कैसे 2 नंबर की कमाई आती है उसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। बस 2 नंबर का पैसा आ गया, अमीर हो गए, जमीन जायदाद है, प्रॉपर्टी काफी बना ली। इवन के नामवर एक्टर्स जो हैं उनके पास भी काफी पैसा होता है। नामवर क्रिकेटर्स हैं, जिसके पास भी पैसा आ गया उसकी संतुष्टि नहीं होती। अरे भाई, अरबा रुपया है, करोड़ा रुपया है, किसी चीज की कमी नहीं है। मटेरियल नीड्स की सब पूरी हो चुकी हैं। अरबा खरबा रुपया होने के बावजूद भी लोग राजनीति में आते हैं। चलो, हमारा जो इस संसार में जो समुच्चा कर्म है वो तो हम करते हैं कि वो रोजमर्रा की जीवन व्यतीत करने के लिए हम ये कर्म करते हैं। लेकिन एक जो चीज फिनोमेना जो देखने वाला है वो ये है कि जिसके पास पैसा है उसकी भूख पूरी नहीं होती, वो फिर राजनीति में आता है। समझिए, कभी आपने नोट किया ये कैसा मजा है। आज दर्शकों इसके बारे में सोचेंगे कि कौन सा आनंद मिलता है राजनीति में, क्या बात क्या है। मेरे को एक छोटी सी कहानी कह लो या छोटी सी कथा कह लो कि एक बार एक अमीर व्यक्ति ने किसी काम के लिए, जो खेतों में काम करना था, एक मजदूर को एम्प्लॉय किया। उसको बोला कि भाई मैं तेरे को 300 रुपया आज दिन का देता हूं और ये काम करना है। तो वो अमीर व्यक्ति उसको काम दिखा के, बता के, एंड उसके साथ उसका जो मुआवजा था उसको तय करके वो चला गया। तो आफ्टरनून में वो दोपहर में आता है मालिक। वो देखता है कि वो जो मजदूर है वो तो दरख्त के नीचे है, आराम से पड़ा है, ठंडा पानी पी रहा है, गाने गा रहा है, और एक और मजदूर खेत में लगा हुआ है।
तो वो बड़ा हैरान हुआ कि ये कैसा आदमी है। तो जाकर उसको पूछा, अरे भाई मैंने तेरे को ये आज मजदूरी दी थी, तो तू काम नहीं कर रहा, तूने एक और व्यक्ति मजदूरी पर रख लिया, ये क्या माजरा क्या है? तो वो आदमी बोला कि सेठ जी, सरदार जी, ये मालकी का अपना ही मजा होता है। कहना कैसे? कहना वो मेरा मजदूर है, वो काम कर रहा है, जो 300 रुपया मैंने उसको देना है शाम को। तो वो सरदार बोला कि फिर तेरे को क्या मिला? जो 300 रुपया मैंने तेरे को लेबर देनी थी, वो तो तूने उसको दे देनी है जो उसको तूने एम्प्लॉय किया है। कहना बात पैसे की नहीं है, बात मालकियत के मजे की है। इस वक्त मालिक मैं हूं, वो मेरा नौकर है, वो मेरा गुलाम है। 300 रुपये का क्या है, लेकिन ये जो मजा है दूसरे को स्लेव बनाने का, दूसरे पर मालकियत थोपने का, ये एक वखरा ही मजा है। सुदर्शन जी, बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि ये लोग इतने भगदड़ कर रहे हैं, भागे फिरते हैं, जैसे कि गांव में एक कोई कुत्ता अगर रैबिड हो जाए तो भागा फिरता है, इधर जाता है, भौंकता है। ऐसे ये पॉलिटिशियन भागे फिरते हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है इनको, फिर किस चीज के नशे के लिए भागते फिरते हैं? उसी को राजनीति बोलते हैं। तो राजनीति क्या है? मालकियत। अपना पिछला एपिसोड सपनी देखो, उसमें हमारी जो मेन एम्फेसिस था दैट वाज ऑन द पोजेशन, कि पोजेशन की जो भावना है वो कैसे हर चीज को वस्तु बना देती है, बीइंग को भी वस्तु बना देती है। चलो वस्तु की तो हमने मलकियत करनी है, जमीन, प्रॉपर्टी, सोना, सब चीज़ों की मलकियत करते हैं। हम मनुष्य की भी, ह्यूमन बीइंग की भी मलकियत करते हैं, तो वो भी वस्तु बना देते हैं। पिछली बार हमने, आपको याद होगा कि पोजेशन के ऊपर ये एपिसोड बनाया था। जो पोजेशन की ही जो कंटिन्यूटी है, पोजेशन की भावना क्या है? मतलब मालकियत की भावना। मैं मालिक हूं, इतने लोग मेरे स्लेव हैं, मैं इन लोगों को चला रहा हूं। ये जो राजनीति है, ये वो मालकियत की भावना है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पैसे इन पॉलिटिशियन के पास कोई कमी नहीं है, बहुत प्रॉपर्टी है। जितने भी पॉलिटिशियन हैं, कोई भी ले लो, किसी प्रॉपर्टी पॉलिटिशियन के पास प्रॉपर्टी एंड पैसे की कमी नहीं है। फिर किस लिए ये इतना कर रहे हैं? सेवा की तो बात ही छोड़ दो, सेवा तो हो ही नहीं सकती। सिर्फ एक ही भावना है, मालकियत। इस मालकियत की भावना को ही हम राजनीति कहते हैं। पंजाब दा सिनेरियो स्वप्न जी क्या है उसको आखिर में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसकी और व्याख्या में मैं जाना चाहता हूं कि ये जो राजनीति का जो फिनोमेना है, इसको हमने डर्टीएस्ट गेम बोला है। वैसे बोल देते हैं गंदी राजनीति, या राजनीति की बात, ये तो गंदी बात है, गंदी राजनीति है। वैसे इस गंदी राजनीति के तहत ही हम सभी चल रहे हैं। हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस, हमारी सोशल एंड कल्चरल कंडीशंस, हमारी एवरीथिंग, हमारी साइकोलॉजी, हमारी डे टू डे लाइफ की जो धारणा है, उसका जो हिप्नोसिस है, वो इस राजनीति के तहत ही हो रहा है। मैं जिस विषय पर
दर्शकों आपको लाना चाहता हूं वो ये है कि राजनीति के बगैर तो बात बनेगी नहीं। फिर राजनीति कैसी हो? वो राजनीति पोजेशन के बगैर तो राजनीति होती नहीं, क्योंकि पोजेशन की भावना के बगैर कुछ भी नहीं होता। हमारे भारतीय दर्शन में एक शब्द आता है शास्ता। शास्ता मीन्स शासन करने वाला। और भारतीय राजनीति की खासियत एंड खूबसूरती भी यही है कि जो शास्ता है वो ही, जिसको हम प्रो पीपल राजनीति बोलते हैं या जिसको हम लोक सेवा की राजनीति बोलते हैं या जिसको हम निष्काम कर्म बोलते हैं, वो भारतीय दर्शन ने जिसको शास्ता बोला है। शास्ता कौन है? शास्ता जो हमारे यहां पे रामराज का कंसेप्ट बोलते हैं और भगवान श्री कृष्ण निष्काम कर्म योग पर उनका एम्फेसिस है, उसका संबंध ये जो शब्द है शास्ता। शास्ता वो ही व्यक्ति है जिसने पहले अपने आप को साध लिया। जो व्यक्ति पहले अपने आप का शास्ता बन गया, जो व्यक्ति अपने आप का शास्ता बन जाएगा, अगर वो समाज का शास्ता बन जाए तो ये जो गंदी राजनीति है यही राम राज्य बन जाएगी। बहुत सारे लोग मेरे को पूछते हैं कि भाई तू ये मोदी और योगी का क्यों समर्थक है? क्योंकि जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिन लोगों ने अपने आप को साध लिया, अपना शासन कायम कर लिया, अपने शरीर का शासन चला लिया, जो खुद शास्ता बन गया, वो ही समाज का अगर शास्ता बन जाए तो समाज की बेहतरी होगी। ये जो पॉइंट है इसको मैं दर्शकों आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि जब तक कोई प्राणी अपने आप को नहीं साधता, अपने आप को शासन करने के, अपने पर शासन करने के काबिल नहीं होता, वो दूसरे पर शासन कैसे कर लेगा? ये जो अपने आप को शासन करने की जो टेक्निक है, जो प्रोसेस है, जो भारतीय दर्शन की जो दिशा निर्देश है, उसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि दर्शकों जो बात अब हो रही है, अब थोड़ा सा हमने राजनीति से बात शुरू की थी, लोगों से, मैटर से, अभी अपने आप पे मैं आ रहा हूं कि अपने आप को कैसे शासन किया जाए, अपने आप को कैसे कंट्रोल किया जाए। उसको एक लफ्ज बरता है, हम जो इस्तेमाल करते हैं, जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियां को जीत लेना। देखो अभी ये बहुत ही डिटेल में नहीं जाएंगे, इंद्रियां हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो सुबह से शाम तक जो भी कर्म है, जो हमारी ये जो सेंसेस हैं, 5 इंद्रियां हैं, वो उनकी एक्टिविटी है। आँख की है, कान की है, नाक की है, जीवा की है, शरीर की है, भूख लगती है, बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं इस शरीर में। वो उनका कार्य क्षेत्र है, वो चलते हैं।
अनफॉर्चुनेटली हम इनके भी शासक नहीं हैं, इस शरीर के शासक नहीं हैं। इन इंद्रियों की एक्टिविटी को, इंद्रियों के कार्य को हम नहीं जानते। हम इनके इंद्रियों के इतने गुलाम हैं कि हमें पता ही नहीं कि ये जो मनुष्य जीवन है, पिछली बार मैंने बोला था कि जीवन एक शाश्वत धारा है, ये जो इतना बड़मुल्ला कीमत है, जिसको नानक बोलते हैं प्राणी तू आया लाहा लैन, कुछ कर ले। क्यों क्या कर ले? अपने इस शरीर को पहले इस पर तो राज कर ले, इसका तो मालिक बन जा। हे प्राणी, तू इस शरीर का भी मालिक नहीं है। जैसे तेरे को तेरी इंद्रियां चलाती हैं, तू चल रहा है। इतना वासना से पीड़ित है कि जो इंद्रियों का अपना जो स्पॉन्टेनियस, जो उनका सहज कार्य है, उसकी ही तेरे को समझ नहीं। क्यों समझ नहीं? क्योंकि इन इंद्रियों के पार एक और शक्ति है, इस शरीर के पार एक और शक्ति है। वो शक्ति जो कि इस प्राणी को इस अस्तित्व में भेजती है, वो शक्ति जो इस प्राणी को इस अस्तित्व से उठा लेती है, वो शक्ति जो इस प्राणी को इस जीवन में कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। जब तक उस शक्ति की रियलाइजेशन, उसकी अंडरस्टैंडिंग एंड उस शक्ति की रियलाइजेशन नहीं हो जाती, मनुष्य अपने शरीर का ही गुलाम रहता है, अपनी इंद्रियों का ही स्लेव बन जाता है। सो जब तक इन इंद्रियों को जीतने का मतलब ये नहीं कि आंखें फोड़ लो, जहां कोई इंद्री फोड़ लो, जहां जीवा काट दो। नो, इन इंद्रियों को जीतने का जो कर्म है, उसको हम बोलते हैं जागना, अवेयरनेस, जागरूक, कॉन्शियस होना। उस आदि शक्ति, शाश्वत शक्ति, उस शाश्वत धारा जो कि इस एवरीवेयर, उसके बगैर तो कुछ है ही नहीं। उसको भूल के पहले तो हम अपने शरीर और इंद्रियों के वासना के गुलाम हो जाते हैं। उसको भूल के, उसको जो भूल है उसको ही ठीक करना। जब वो उसको हम याद करेंगे, रिमेंबरिंग करेंगे, 24 आवर वो रिमेंबरिंग बन जाएगी, तो इंद्रियां गुलाम बन जाएंगी। असली मालिक पैदा हो जाएगा इसी शरीर में। वो जो शक्ति है, जो कॉन्शियसनेस है, वो जो चेतना है, उसी को ही हम साक्षी बोलते हैं, उसी को ही हम सारथी बोलते हैं, जो हमारे रथ को चलाता है। सो भारतीय दर्शन का जो मेन एम्फेसिस है, दैट इज द रियलाइजेशन ऑफ दैट कॉन्शियसनेस। हमारे मीडिया में बहुत सारा प्रचार हो रहा है कि भारत के खिलाफ ये हो गया, भारत के खिलाफ इतने हमले हुए, इस्लाम आया, फलाने आए, इन्वेडर्स आए, ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, इतना हमारा नुकसान किया। मेरे भारतवासियों, मेरे दोस्तों, मेरे इस भारत के सुंदर टुकड़े पे रहने वाले खुशकिस्मत लोगों, भारत का कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता, क्योंकि वो जो कॉन्शियसनेस है वो सदैवी है। As long as we people are related, are concerned, we are moving in that direction to realize that consciousness which is known as conscious evolution. जब तक हमारी वो धारा, शाश्वत धारा, उस आदि शक्ति को रियलाइज करने की धारा जिंदा है, वो जिंदा रहेगी, उसको कोई मिटा ही नहीं सकता। बाकी सब मिट जाएंगे, वो जिंदा रहेगी।
सो इसलिए जो हमारी प्राण है, जो हमारी जान है भारतीय दर्शन की, वो दैट इज दैट कॉन्शियसनेस, जो हमारी सारथी है, जो हमारी साक्षी है, उसको जब हम रियलाइज कर लेंगे, उसको रिमेंबरिंग, उसकी रिमेंबरेंस हो जाएगी, ये जो शरीर है इस पर कंट्रोल हो जाएगा। ये इंद्रियां हमारे नौकर हैं, मालिक जब आ जाएगा तो ये नौकर उसके अधीन आ जाएंगे। एक नुक्ता ये हो गया कि साक्षी और सारथी का पैदा करना, वो ही इन इंद्रियों को जीत लेगा। जिसने इंद्रियों को जीत लिया वो साक्षा बन गया, शास्ता बन गया, इसका मालिक बन गया। ये जो दोस्तों हमारी खुशकिस्मती है, ये जो हमारे दो हैं तो पॉलिटिकल लीडर, मोदी साहब एंड योगी साहब। डॉक्टर साहब तो एक साधारण प्राणी के डॉक्टर है, भाई मरीज देखकर रोटी खाता है, लेकिन ये जो दो प्राणी हैं, अगर आप इनको थोड़ा सा सच्चाई और ईमानदारी से समझेंगे, अगर आपको जो समझ आ जाए कि झूठ क्या है, गलत क्या है, ठीक क्या है, गलत क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, इनके डिफरेंस थोड़ा सा पता चल जाए, तो आपको इंटरनली एक फीलिंग आएगी। आप किसी को मिले हैं चाहे नहीं मिले हैं, एक भावना बन जाएगी कि ये व्यक्ति ठीक है, ये व्यक्ति गलत है। ये दो व्यक्ति राजनीति में आए हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है। जो दोनों के दोनों राज तो करते हैं, लेकिन वो जानते हैं जो बातें मैं बोल रहा हूं, मैं तो बहुत जुवेनाइल बातें कर रहा हूं, बहुत बचपना वाली ABC की बातें कर रहा हूं, लेकिन ये लोग ऐसे जो हैं, हिंदुस्तान में एक वर्ग है जिनको बहुत बदनाम किया जाता है, लेकिन ये लोग जानते हैं कि अपने पर कैसे शासन करना है। इन लोगों का अपने आप पर शासन है, इसलिए जब वे समाज में जाते हैं तो वो जो राजनीति जिसकी सपन जी आपने बात की थी, जो हम पिछले बहुत सालों से जिस राजनीति को देखते आ रहे हैं, तब उससे थोड़ा सा हट के एक दूसरी राजनीति की झलक दिखाई पड़ती है। धीरे धीरे जैसे जैसे लोग अपने आप को शासन करना सीख जाएंगे, अपनी इंद्रियों पर देखना सीख जाएंगे, उनको कंट्रोल करना, उनको जीतना सीख जाएंगे, एंड वो लोग जब समाज में इस पोलिटिकल सुपरस्ट्रक्चर की तरफ आएंगे तो समाज बदल जाएगा। यथा राजा तथा प्रजा, तो एक समाज, एक वो जो सतयुग में हुआ करता था, पुराने जन्म में हुआ करता था, वो फिर आ जाएगा। अब ये लोग भाग रहे हैं, वे तो वो ही है, वो दरख्त के नीचे पड़ा है, पैसा उसके पास है, लेकिन कहना थोड़ी सी मालकी की ऐश कर लो। एनीवे, सपन जी ये थोड़ा सा राजनीति के संबंध में फिलोसफिकल नजरिया था। 2-4 मिनट में लूंगा पंजाब की राजनीति के बारे में। तो पहली बात तो, अगर जो सभी राजनीतिक लोग इस तरफ से इधर से आए तो ये समाज में निष्काम कर्म एंड जो जिसको हम सेवा बोलते हैं, वो उसके पैदा होने के आसार हैं। अदरवाइज जो कुछ भी ये लोग दिखाई दे रहे हैं, ये तो लटेरा एलिमेंट ही है, और लूटेंगे और मालकी करेंगे, फिर भी ये नहीं इनका पेट भरेगा, क्योंकि वो जानते ही नहीं कि अपने आप पर शासन कैसे करना है। पंजाब की राजनीति के बारे में बहुत डिस्कशन हो रही है। भांत की 4-5 पार्टियां हैं, मैं उनके बारे में बात तो नहीं करूंगा, लेकिन पंजाब की जो पॉपुलेशन है उसके बारे में थोड़ा सा एक पॉलिटिकल एनालिसिस करूंगा। उस एनालिसिस में सपन जी एक बात तो पूरी है कि 57% के करीब पंजाब में यहाँ सिख वसों है, बाकी जो है वो हिंदू वसों है। जो सिख वसों है उसमें केवल 17% जट सिख हैं, बाकी जो हैं वो नॉन जट्स हैं, अर्बन सिख्स हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, शेड्यूल कास्ट हैं और सारे हैं।
लेकिन पोलिटिकली डोमिनेट जो जमात है वो पंजाब की, वो पंजाब के जो 17-18 जट सिख हैं वो ही हमें दिखाई देते हैं। और अदरवाइज 32% के करीब बोलते हैं कि शेड्यूल कास्ट वोट है। अगर उस शेड्यूल कास्ट भी ले लीजिए तो वो भी कहीं उनका कोई लीडर नहीं, उनकी कोई अकेली पार्टी। अगर वो काशीराम जैसा तो लीडर बहुत रेयर है, मायावती जैसा लीडर बहुत रेयर। पंजाब में ऐसा कोई लीडर नहीं जो ओवरऑल 32 के 32 शेड्यूल कास्ट को उनका जो रहनुमा हो। वो जो हैं उनकी जो डिवीज़न है, सबसे बड़ी डिवीज़न है उनकी कांग्रेस पार्टी में। पर्टिकुलरली जो दोआबा क्षेत्र है उसमें शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है एंड वो कांग्रेस के सपोर्टर हैं। कुछ देर के लिए वो बहुजन समाज पार्टी के सपोर्टर बने थे, अभी अब पंजाब में उनकी वो बहुजन समाज पार्टी की इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेजॉरिटी जो शेड्यूल कास्ट वोट है 32% से, वो अभी भी कांग्रेस के सपोर्टर हैं। कुछ बहुजन समाज पार्टी में चले गए एंड लास्ट इलेक्शन में जो आम आदमी पार्टी का फिनोमेना आया था, कुछ शेड्यूल कास्ट वोट उधर भी चली गए। अभी कुछ शेड्यूल कास्ट वोट कुछ जो लीडर, पढ़े लिखे लीडर हैं, वो बहुजन भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, कुछ उधर है, लेकिन मेजॉरिटी जो शेड्यूल कास्ट वोट है वो कांग्रेस के खेमे में है। दूसरे हम ले लेते हैं हिंदू वोट। आज तक पंजाब की जो हिंदू वोट है वह टोटल नॉन सिख तो 43% बनते हैं, लेकिन उनमें जो एक्चुअली अर्बन हिंदू वोट या कस्बों की हिंदू वोट है वो 17-18% के करीब ही बनती है। आज तक आफ्टर 47 ये जो मेजॉरिटी हिंदू वोट थी ये आर्य समाज वोट थी। पंजाब में जो कांग्रेस मजबूत है दैट इज बिकॉज ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज ने पंजाब में सनातन धर्म के पैर ही नहीं लगने दिए। इसीलिए एक पंजाब का ऐसा सूबा है जहां आरएसएस इज इररिलेवेंट, इनविजिबल, कहीं आरएसएस का बोलबाला नहीं दिखाई देता, जहां कोई आरएसएस का लीडर भी दिखाई नहीं देता। बहुत पहले जलंधर में एक डॉक्टर डी ज्योति हुआ करते थे, वो पहले गुजर गए, अपना एक गुरदासपुर के एक लीडर होंगे सीगे। लेकिन पंजाब में सनातन धर्म की फॉलोइंग एंड आरएसएस की फॉलोइंग बहुत कम है। वे सारे के सारे मेजॉरिटी, क्योंकि पंजाब केसरी एंड अदर एंड जो गुरुकुल कांगड़ी में है इनका वो हेड ऑफिस, वो सारे के सारे पंजाब के ही आर्य समाजियों का हेडक्वार्टर था। सो आर्य समाजी कांग्रेसी थे। आज तक हिंदू वोट मेजॉरिटी कांग्रेस को ही जाती रही है। इस बार देखते हैं कि वो जो 17-18% जो अर्बन हिंदू है, दूसरा कट्टर हिंदू है, वो किधर पड़ता है। क्योंकि ऐसी बात नहीं, जैसे वो 17-18% जट सिख वोट पावरफुल है, इसी तरह ये 17-18% हिंदू वोट भी बहुत पावरफुल है। गुरदासपुर, पठानकोट, टोटल कंडी एरिया अप टू चंडीगढ़, डेरा बसी तक 1% भी वहाँ पे सिख बसों नहीं है, सारी की सारी हिंदू बसों है। शेड्यूल कास्ट बसों ही वहाँ कम है। और पंजाब के जितने टाउन्स हैं ये सारे के सारे हिंदू बसों की मेजॉरिटी है उसमें। सो ये कोई कमज़ोर फोर्स नहीं, हिंदू भी 17-18% है। अब आते हैं सिख वोट पे। किसान एजिटेशन में जो मेन वोट थी, सपोर्ट थी, वो जट सिख बसों की थी, किसानों की थी। जो अमीर किसान है, चिटकपड़िया किसान, पुराना चला आ रहा जालदार जगीरदार, वो कांग्रेस के साथ चला आ रहा है, सन 47 से पहले का ही। जो मिडिल क्लास पेजेंट्री थी वो अकालियों के खेमे में थी। उसके बाद जो थोड़े रेडिकल सिख आए, खानस्तानी सिख या गर्म ख्याली सिख आए, वो अकालियों के विरोधी थे। उनका एक खेमा उसारने की कोशिश की गई थी बिंडा वाले के टाइम में, नो नहीं बनी। पिछले इलेक्शन में वो खेमा चला गया आम आदमी पार्टी के साथ। एक पंजाब के सिखों की एक बहुत बड़ी डिवीजन है, वसों है, वो है मार्क्सिस्ट सिख, मार्क्सवादी सिख, कम्युनिस्ट सिख। पंजाब में जो सबसे ज़्यादा हिंदू नाममात्र कम्युनिस्ट है
पंजाब की कॉमर्स मूवमेंट, नक्सलाइट मूवमेंट, टोटल जो है वो उसमें पंजाब के पढ़े लिखे जो सिख वसों है। सो जो सिख वसों है वो 4-5 हिस्सों में डिवाइडेड है। पिछली बार जो इनको कम्युनिस्टों की एंड रेडिकल सिक्स की आम आदमी पार्टी को वोट पड़ी थी, इस बार मेरा ख्याल है कि वो इतनी नहीं पड़ेगी। किसान एजिटेशन ने बहुत बोलबाला, बहुत उसका प्रोपेगेंडा हुआ, लेकिन ये सपनी देखना कि ये जो किसान मोर्चे के लीडर खड़े हैं इलेक्शन में, इनमें शायद ही कोई जीते, शायद ही, अदर मेजॉरिटी की भी जो मानते हैं जब्त हो जाएंगे। सो सिख वोट्स आर डिवाइडेड इनटू 4-5 सेगमेंट्स। शेड्यूल कास्ट आर आल्सो डिवाइडेड। तो इसमें जहाँ भी एक कंसोलिडेटेड किसी भी एक सेक्ट की वोट पड़ गई, वो इसको जीत जाएगा। एनीवे, आखिर में फिर कहता हूँ, जीत जाए कोई हार जाए, हमने कुछ लेना देना नहीं है, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो एपिसोड है, वो हम वही लेंगे जो हमने पहले किया कि हाउ टू बिकम शास्त्रा। एक बार दोस्तों फिर आप सबके भीतर स्वप्रकाश मंजूर को डॉक्टर साहब का प्रणाम। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।